राधिका काली है और उसके सर पर ज्यादा बाल भी नहीं है, इसीलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देख, टकली काली चुड़ैल जा रही है। पता नहीं भगवान ने इसे बनाया है क्यों, इसे देखने से मुझे उल्टी आती भाई। राधिका को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। राधिका कॉलेज जाती है और हमेशा सहमी सहमी सी रहती है। उसे ये डर लगा रहता है कि कोई उसे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। कॉलेज में प्रोफेसर भी राधिका की टांग खींचते हैं। राधिका, इसका आंसर बताओ। राधिका खड़े होकर कहती है, पता नहीं सर, मैं भूल गई। याद क्या रहता है तुम्हें, पढ़ाई लिखाई में मन है? हाँ सर, पढ़ती तो हूँ। पढ़ती हो तो भूल क्यों जाती हो? सर में बाल नहीं है इसलिए सर से निकल जाता है क्या सब कुछ? ये सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। राधिका की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन उससे बाकियों को क्या, वो लोग तो बस राधिका का मजाक बनाना चाहते थे। राधिका को अपने घर में भी शांति नहीं मिलती है, क्योंकि घर में उसकी सौतेली माँ सरला उसे चैन से जीने नहीं देती है। आइए महारानी आइए, कॉलेज से बहुत पढ़ाई करके आ रही है महारानी साहिबा। काली चुड़ैल कहीं की पूरा दिन कॉलेज में बिता देती है और घर का काम मुझे करना पड़ता है। मैं घर का सारा काम करने के बाद ही तो कॉलेज जाती हूँ माँ। अच्छा, अब जबान भी लड़ाने लगी है तू? तेरी मरी हुई माँ ने तुझे क्या यही सिखाया है? अपनी मरी हुई माँ के बारे में उल्टा सीधा सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोती है। राधिका को घर का सारा काम करना पड़ता है और काम में कोई भी गलती होने पर उसकी सौतेली माँ उसके बाल नोच लेती है। राधिका दर्द से चिल्लाती है, आ माँ, दया करके मेरे बाल छोड़ दीजिए माँ, कुछ ही बचे हैं, अब वो भी झड़ जाएंगे। झड़ जाए मुझे क्या, वैसे भी तू बाल लेकर करेगी भी क्या? तेरी कौन सी शादी होने वाली है? सरला की एक बेटी है, उसका नाम पायल है। वो खूबसूरत और गोरी है, इसीलिए उसे अपने रूप का बहुत घमंड है। इस दुनिया में मेरी जैसी खूबसूरत और कोई नहीं। कॉलेज के सारे लड़के मुझ पर फिदा है। पायल और राधिका एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज में पायल का एक ग्रुप है और उन लोगों के साथ मिलकर पायल कॉलेज में राधिका को परेशान करती है। दोस्तों, आज टकली राधिका कॉलेज आने वाली है। आज हम उसके पीछे कुत्ते को छोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बाद राधिका कॉलेज में आती है और देखती है कि पायल और उसका ग्रुप एक कुत्ते को लेकर खड़े हैं। क्या बात है, तुम सब लोग मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बहुत दिन हो गए, तेरे साथ हमने कुछ भी नहीं किया, मगर आज करेंगे। कालू, जा राधिका को मजा चखा करा। ये बोलकर वो लड़की उस कुत्ते को छोड़ देती है। वो कुत्ता राधिका का पीछा करने लगता है। राधिका बहुत तेज भागती है और वो भागते भागते गिर जाती है। गिरने के बाद ही वो खून वाली उल्टियां करने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, कहीं हमने इसे मार तो नहीं दिया? मरने दे, ये जीकर भी क्या करेगी। पायल को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो क्लासरूम में चली गई। सिर्फ पायल को ही क्यों, किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कॉलेज की सिक्योरिटी ने राधिका को इस हालत में देखा। अरे ये क्या, इस लड़की को तो अभी अस्पताल ले जाना होगा। सिक्योरिटी पायल को तुरंत अस्पताल ले गया और वहाँ चेकअप के बाद राधिका को होश आया। डॉक्टर साहब ने कहा, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या डॉक्टर साहब? आपको कैंसर है और वो भी ब्रेन में। ये सुनकर पायल को सदमा सा लगा, वो रो पड़ी। अब क्या होगा डॉक्टर साहब, क्या मैं और नहीं जी पाऊंगी? ट्रीटमेंट करवाना होगा, उसके लिए महीने के 50,000 रुपए चाहिए। 50,000? हर महीने इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? राधिका घर लौट गई। वो अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगी। माँ, मैं और कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ रही हूँ माँ, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। राधिका के सारे बाल झड़ गए, वो पूरी तरीके से गंजी हो गई। सब लोग उसके ऊपर और भी हंसने लगे। तू तो पूरी तरह से गंजी हो गई राधिका। अच्छा है, अब तुझे देखकर लोग सच में चुड़ैल समझेंगे। राधिका ने कुछ नहीं कहा। उसने बड़ी हिम्मत करके सरला से पैसों की बात की, लेकिन वो सुनकर सरला गुस्सा हो गई। तुझे शर्म नहीं आई पैसे मांगने में? निकल जा इस घर से, नहीं तो हमें भी कैंसर हो जाएगा। जा, जाके मर। सरला ने राधिका को घर से निकाल दिया। राधिका रोते हुए इधर उधर भटकने लगी। इस दुनिया में उसका कोई दोस्त भी नहीं है जो इस बुरे वक्त पर उसकी मदद कर सके, इसीलिए वो जंगल में चली गई। इस जालिम दुनिया से जंगल बेहतर है, मैं मरूंगी तो जंगल में ही मरूंगी। राधिका जंगल के बहुत अंदर चली गई और अचानक से उसे दिखा कि एक हिरण जख्मी होकर पड़ा हुआ है। उसके पैर में किसी शिकारी का तीर लगा है। अरे बाप रे, ये क्या, मुझे इस हिरण को बचाना होगा। ये बोलकर राधिका ने उस हिरण के पैर से तीर को निकाल दिया और उसके बाद जंगल से जड़ी बूटी लाकर हिरण के घाव में लगा दिया।
हिरण ठीक होकर खड़ा हो गया और राधिका को चाटने लगा। राधिका ने हिरण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तो जिंदा नहीं बचूंगी, इसीलिए मुझे जान की कीमत पता है। तू अब अच्छे से अपनी जिंदगी को जी ले। राधिका रो पड़ी, लेकिन तभी वहाँ जो हुआ वो राधिका ने कभी सोचा भी नहीं था। वो हिरण गायब हो गया और उसकी जगह जंगल की देवी प्रकट हो गई। अरे ये क्या ये सपना है? नहीं राधिका, ये सच है। मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं हिरण के रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अंदर बहुत प्यार है, मैं प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? राधिका ने जंगल की देवी को सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर जंगल की देवी ने कहा, बहुत दुख भरी कहानी है तुम्हारी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा और तुम्हारे सर पर सोने के बाल आ जाएंगे। तथास्तु। जंगल की देवी अदृश्य हो गई। राधिका का कैंसर ठीक हो गया और उसके सर पर घने लंबे सोने के बाल आ गए। वो खुशी से पागल हो गई। मेरे सर पर बाल आ गए, अरे वाह, सोने के बाल। राधिका जंगल से निकलकर रास्ते में चली आई और उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। जो लड़के उसकी ओर देखना भी नहीं चाहते थे, वो लड़के राधिका के सुनहरे बाल देखते ही उसके प्यार में पागल हो गए। अरे राधिका, ये क्या, तुम तो बिल्कुल ही बदल गई। यार राधिका, आई लव यू, प्लीज मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना ले। नहीं, मैं किसी अरे गहरे को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। राधिका के सोने के बाल है, ये बात चारों तरफ फैल गई। पायल ने कहा, वो राधिका तो फेमस हो गई, सारे लड़के उसी के पीछे पागल हैं। मुझे भी चाहिए सोने के बाल। पायल राधिका के पास गई और उससे सोने के बालों के बारे में पूछा। राधिका ने भी बता दिया कि जंगल की देवी ने ही उसे ये बाल दिए हैं। पायल सीधा जंगल पहुंच गई और जंगल की देवी की खोज करने लगी। जंगल की देवी, सामने आइए, जंगल की देवी। लेकिन सामने कोई नहीं आया। कुछ देर चलते ही पायल को एक जख्मी हिरण दिखा। उसके पैर पर तीर लगा है और वो दर्द से तड़प रहा है। अरे ये क्या, ये हिरण तो मर रहा है। एक काम करती हूँ, इसे मारकर इसके सींग ले लेती हूँ, बहुत पैसे मिलेंगे। पायल ने उस हिरण को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी वो हिरण जंगल की देवी में बदल गया और देवी ने बड़े गुस्से से कहा, तुम लालची हो, तुम पापी हो, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें सोने के बाल चाहिए थे ना? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, तुम काली हो जाओगी और तुम्हारे चेहरे पर बहुत सारे दाग हो जाएंगे। देवी अदृश्य हो गई। पायल के बाल सच में झड़ गए। वो काली हो गई और उसके चेहरे पर दाग हो गए। ये क्या, अब मैं कैसे किसी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? पायल रोती रही। उसे अपने किए की सजा मिल गई। इसके बाद से पायल ने कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा और राधिका को परेशान भी नहीं किया। राधिका सोने के बाल लेकर घूमती रही और उसने एक अमीर लड़के से शादी भी कर ली और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। सुहानी अपने पिता महेंद्र के साथ रूपनगर में रहती थी। बचपन में जब सुहानी की मां का देहांत हो गया तो उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सुहानी की सौतेली मां सुधा शादी के बाद अपनी बेटी ज्योति को भी साथ लाई थी। सुहानी और ज्योति अब बड़ी हो चुकी थी। सुहानी देखने में बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते थे। ये देखकर सुधा सुहानी से बहुत ईर्ष्या करती थी। एक दिन, ज्योति, तुझे कितनी बार बोला है तू भी सुहानी जैसे सुंदर बालों वाली बन। देख उसके बाल कितने काले, लंबे और घने हैं। पता नहीं कितने महंगे महंगे इत्र और खुशबू वाली जड़ी बूटियां लाकर दी हुई हैं। पर तुझे घूमने से फुर्सत मिले तो तू बालों पर ध्यान देना। सुहानी को देख कितने सुंदर बाल है उसके। माँ, सुहानी के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर हैं। मेरे बाल उसके जैसे नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुधा, सुहानी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को सुहानी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही विवाह के लिए बोल रहे हैं। मैं सुहानी को ये खुशखबरी बताकर आता हूँ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई विवाह नहीं करना। नहीं सुहानी बेटिया, हर कन्या के पिता को ये आस होती है कि उसकी पुत्री विवाह करके सकुशल अपनी ससुराल जाए। और फिर धर्मचंद जी जाने माने व्यापारी हैं, तो उनके पुत्र के साथ बहुत खुश रहेगी। और फिर सुहानी की शादी धर्मचंद जी के बेटे सुमेर चंद के साथ हो जाती है। सुहानी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख सुधा जलन से भर जाती है। मेरी पुत्री ज्योति का रिश्ता भी तो इतने बड़े सेठ के घर हो सकता था, पर इस सुहानी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी देखती हूँ इसका विवाह इतने बड़े घराने में कैसे होता है। मेरी ये दवाई अपना असर दिखा देगी। सुहानी, जाओ जल्दी से स्नान कर लो, फिर विवाह के लिए तैयार भी होना है। हे भगवान, मेरे बाल कहाँ गए?
मेरे सिर के तो सारे बाल गायब हो गए। ये कैसे हो गया? मैं गंजी हो गई। मेरे बाल कहाँ चले गए? पिताजी, पता नहीं, मैं नहाकर बाहर आई हूँ तो देखा मेरे सिर पर बाल नहीं है। पिताजी, अब मैं क्या करूँ? हे राम, ये क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी, अब तुम गंजी हो गई हो। अब तो कोई भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। ये सब क्या हो गया प्रभु? मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ही ये दुख क्यों मिला? सुहानी का रिश्ता टूट जाता है। महेंद्र भी सुहानी को लेकर अब बहुत दुखी रहने लगा था। सुहानी जब अपने पिता को दुखी देखती तो वो भी फूट फूट कर रो पड़ती थी, और ऐसा होते देख सुधा और ज्योति मन ही मन बहुत खुश होती थी। अब तो नगर के लोग भी जब सुहानी को देखते तो उसे गंजी कहकर उससे डर कर भाग जाते। अरे, ये गंजी लड़की कितनी बदसूरत दिखाई पड़ती है। हाँ बहन, इसे देखकर तो डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। हे भगवान, सब लोग मेरे से नफरत करते हैं। मेरे भी सपने थे कि मेरा विवाह होगा, मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। मेरी वजह से मेरे पिताजी भी आज दुखी है। फिर मैं जीकर क्या करूंगी? तभी सुहानी के सामने उसकी माँ प्रकट होती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारी मदद के लिए धरती पर आई हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे बाल दूंगी जिन्हें देखकर लोग तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं तुम्हें सोने चांदी के बाल प्रदान करूंगी। जैसे ही सुहानी की माँ सुहानी के सिर पर हाथ फेरती है, सुहानी के सिर पर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। सोने चांदी के सुनहरे चमकते बाल सुहानी की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। माँ, ये सोने चांदी के बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे फिर से सुंदर बना दिया। आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। खुशी खुशी अपने घर जाओ सुहानी। अब कभी भी उदास नहीं होना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सुहानी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ती है। तभी रास्ते में नगर के राजकुमार की सवारी जा रही थी, इसलिए रास्ते पर चलते लोगों को कुछ देर के लिए रुकने के लिए कहा जाता है। नगर के राजकुमार को देखने के लिए कितनी भीड़ लग गई है। भीड़ में से निकलने की कोशिश करती हूँ। ये सोने चांदी के बाल वाली लड़की, अरे भीड़ में इसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। कितने सुंदर बाल हैं इसके। कहाँ गायब हो गई? हम रथ से उतर कर भी नहीं जा सकते। ओहो, कितने सुंदर बाल थे उसके। वो तो खुद भी कितनी खूबसूरत होगी। सुहानी घर पहुँचती है। मैं अपने बालों को इस दुपट्टे से ढक लेती हूँ, नहीं तो माँ ढेरों सवाल पूछ लेंगी। मैंने इसकी ऐसी हालत कर दी है कि इसे अपने गंजे सिर को छुपाना पड़ता है। माँ, तुमने बहुत सही किया इस सुहानी के बाल गायब करके। सुहानी अपने कमरे में आ जाती है। उधर राजकुमार सूरज सिंह सुहानी के ही ख्यालों में डूबा हुआ होता है। वो सुहानी को याद करते हुए एक तस्वीर बनाता है। राजकुमार सूरज सिंह, आपके स्वयंवर की सारी तैयारियां हो गई हैं। दूर दूर से राजकुमारियों के लिए संदेश भिजवाया गया है। पर ये तुम क्या बना रहे हो? बिना चेहरे की तस्वीर? पिताजी, ये तस्वीर उस लड़की की है जिसके सोने चांदी के बाल हैं, और मैंने निश्चय किया है कि मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। बस मुझे उसे ढूंढना है, और वो कहाँ मिलेगी मैं यही सोच रहा हूँ। पुत्र, सोने चांदी के बाल वाली लड़की सिर्फ कहानियों में होती है। तुम ऐसी लड़की कहाँ ढूंढोगे? ये जिद छोड़ दो। पिताजी, चाहे मुझे पूरे नगर में ऐलान ही क्यों ना करवाना पड़े, मुझे सोने चांदी के बाल वाली लड़की ढूंढनी है, और जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के होंगे मैं उसी से विवाह करूंगा। सेनापति जी, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। जिस लड़की के भी बाल सोने चांदी के हैं, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे। राजकुमार के कहने पर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। क्या राजकुमार सूरज सिंह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसके बाल सोने चांदी के होंगे? मैं कल ही अपनी बेटी ज्योति के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दूंगी। राजकुमार को क्या पता लगेगा, और विवाह के बाद तो उन्हें ज्योति को स्वीकारना ही होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुधा की तरह ही नगर में बहुत सी औरतों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अपनी लड़कियों के बालों में सोने और चांदी का पानी लगा दिया। अब तो नगर की बहुत सी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के लगने लगे। ये देखकर सेनापति असमंजस में पड़ गया और वो राजकुमार सूरज सिंह के पास पहुंचा। राजकुमार सूरज सिंह जी, बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। नगर में जो भी लड़कियां विवाह योग्य हैं, उन सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के प्रतीत हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी लड़की है जिसके बाल सचमुच सोने चांदी के हैं। सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति नगर की सभी लड़कियों को राजमहल में आने का संदेशा देता है। ये लड़की कौन है? इसे भी महल में चलने का आदेश दो। सेनापति जी, पर ये तो गंजी है।
सेनापति सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देता और ज्योति के साथ साथ वो सुहानी को भी राजमहल ले जाता है। आप सबको मैंने इसलिए आमंत्रित किया है कि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं, पर आप सबने ही अपने बाल सोने और चांदी के कर लिए। अब एक एक करके सभी कन्याएं इस फव्वारे के नीचे खड़ी होंगी और बालों की सच्चाई सामने आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? अब तो ज्योति की सच्चाई राजकुमार के सामने आ जाएगी कि इसके बालों में सोने चांदी का पानी चढ़ा हुआ है। एक एक करके सभी लड़कियां फव्वारे के नीचे खड़ी होती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। बस ये आखिरी लड़की रह गई है राजकुमार, इसे भी फव्वारे के नीचे खड़ा करना है। पर ये तो गंजी है, इसके बाल तो मैंने हो, ये मैं क्या बोलने जा रही थी। इनमें से तो कोई भी लड़की सोने चांदी के बाल वाली नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, बस ये आखिरी उम्मीद रह गई है। सुहानी घबराते हुए सिर से अपना दुपट्टा उतारती है। सुधा और नगर के सभी लोगों की निगाहें सुहानी के सोने चांदी के बाल देखकर दंग रह जाती हैं। सुहानी फव्वारे के नीचे खड़ी हो जाती है। उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर राजकुमार खुश हो जाता है। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? आपको पति के रूप में पाना मेरा सौभाग्य है, पर मेरे बिना पिताजी। सुहानी बेटी, अब वक्त आ गया है तू इस दुख भरी जिंदगी से आजाद हो जाए और खुली हवा में सांस ले सके। तुझे जीवन में बहुत दुख मिले हैं, पर अब राजकुमार सूरज सिंह के साथ विवाह करके तुम बहुत खुश रहोगी। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। सुहानी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और राजकुमार सूरज सिंह के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है और सुधा अपने हाथ मलती रह जाती है।